हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मौर्य कला के बारे में डिस्कस किया था और उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम पाल कला के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ये भी बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पिछले सालों में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाल कला के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में पाल शासकों का शासन था, जिन्होंने समकालीन त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाल कला के द्वारा मौर्य काल से विकसित हो रही बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को न सिर्फ एक निरंतरता और विस्तार मिला, बल्कि कालांतर में इसका प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। पाल कला का क्या क्या स्वरूप था, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और मृदभांड। स्थापत्य कला में हम देखेंगे तो मुख्य रूप से धार्मिक प्रभाव, क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है, तो किसी भी चीज़ पे हम धार्मिक प्रभाव देख सकते हैं। जैसे कि पाल कला पे बौद्ध प्रभाव और हिंदू प्रभाव दोनों ही दिखता है, क्योंकि उस समय के दोनों ही धर्म प्रमुख थे। बौद्ध प्रभाव में हम देखेंगे तो चैत्य हो गया, विहार हो गया, महाविहार हो गया, स्तूप आदि। और हिंदू प्रभाव में मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। मूर्ति कला में हम देखेंगे तो सारनाथ कला का प्रभाव दिखता है। इसमें कांस्य मूर्तियाँ, पाषाण मूर्तियाँ और मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। चित्रकला में हम देखेंगे तो भित्ति चित्र और पांडुलिपि चित्रण प्रमुख थे और मृदभांड कला में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, पाल कला के मुख्य क्षेत्र क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैप के द्वारा बताया गया है कि विक्रमशिला, सुल्तानपुर, नालंदा, ओदंतपुरी, कुकरीहार, ये सारे पाल कला के मुख्य क्षेत्र थे जहाँ से उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापत्य कला और उसकी विशेषताएं। स्थापत्य कला में ईंटों का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ और पाषाण का प्रयोग कम हुआ। इसका कारण ये था कि मैदानी इलाकों में पाषाण की उपलब्धता कम थी और ईंट आसानी से उपलब्ध थे। इस पे धार्मिक प्रभाव अधिक दिखता है, विशेषकर बौद्ध तथा हिंदू धर्म का। बौद्ध प्रभाव से संबंधित स्थापत्य देखते हैं तो महाविहार, जो कि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान माना जाता था और बौद्ध दर्शन के अध्ययन का केंद्र भी था। इसकी संरचनात्मक विशेषताओं की अगर बात करें तो इसका निर्माण एक निश्चित योजना पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः इसका आकार आयताकार होता था, बीच में खुला आंगन था और आंगन के चारों ओर बरामदा होता था जिसमें कमरों के द्वार खुलते थे। कुछ महाविहारों में 2 मंजिला कमरे होते थे और दूसरी मंजिल के कमरों के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी, जो कि प्रांगण में होती थी। दीवार के बाह्य हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट की जाती थी और सामान्य जनजीवन के दृश्य भी उकेरे गए थे। इस तरह की संरचना अगर हम देखेंगे तो आज के समय में भी यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में के ग्रामीण परिवेश में देखी जा सकती है। यहाँ पे महाविहार का एक चित्र भी बनाया गया है, सांकेतिक चित्र, जिसमें ये प्रवेश द्वार हो गया, कक्ष, बरामदा, आंगन और बीच में बुद्ध की मूर्ति भी बनाई जाती थी उपासना के लिए। प्रमुख महाविहार की अगर हम बात करें तो ओदंतपुरी महाविहार, जो कि पाल शासक गोपाल के द्वारा बनाया गया था, बिहार शरीफ पटना में इसकी अवस्थिति थी। सोमपुरी, जो कि बांग्लादेश में था, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है। विक्रमशिला महाविहार, जो कि भागलपुर में इसके अवशेष मिलते हैं, और नालंदा महाविहार, जिसका निर्माण शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव द्वारा कराया गया था। इसमें भारतीय और विदेशी प्रभाव दोनों दिखते हैं। रामपाल द्वारा रामवती नगर भी बसाया गया था। नेक्स्ट है स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है थुहा या मिट्टी का ढेर। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए उन्होंने भी मौर्य काल की तरह बुद्ध एवं बोधिसत्वों के अवशेष पर विभिन्न स्तूपों का निर्माण करवाया। यहाँ पे स्तूप की एक संरचना बनाई गई है, जो आप देख सकते हैं। छत्र, यष्टि, वेदिका, अंड, हर्मिका, तोरण द्वार, मेधी, प्रदक्षिणा पथ, ये सारी चीज़ें अंकित की गई हैं। इनका निर्माण कच्चा तथा पक्की ईंटों से किया गया था। चैत्य पहले से आ रही चैत्य निर्माण परंपरा का बौद्ध मंदिरों के रूप में इस काल में विकास हुआ। चैत्य का एक सांकेतिक चित्र भी यहाँ बनाया गया है, जिसमें प्रवेश द्वार है, स्तंभ, बौद्ध मूर्ति स्थल और प्रदक्षिणा पथ।
प्रमुख चैत्य की अगर बात करें तो गया चैत्य, नालंदा चैत्य विहार आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य के बारे में। तो मुख्यतः मंदिर तथा भवनों का निर्माण किया गया था हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य में। सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्तिकला। हालांकि पाल शासक बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के भी कई मंदिर बनवाए जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। यह मंदिर मूलतः प्रसिद्ध नागर शैली में बनवाए गए, परंतु इनमें बौद्ध प्रभाव भी परिलक्षित होता है, जिसका उदाहरण है बौद्ध स्तूप, जो कि अंड शैली जैसी छतें थी जिन्हें बांग्ला छतें कहा जाता था। प्रमुख मंदिर की अगर बात करें तो गुफा मंदिर जो कि कहलगांव भागलपुर में है, विष्णुपद मंदिर जो कि बोध गया में है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें अर्ध मंडप पाया जाता है। जयमंगलगढ़ का मंदिर, सूरजगढ़ का मंदिर आदि। पाल मूर्ति कला के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, अन्य कला रूपों के अलावा पाल कला में भी मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास हुआ और पाल काल से ही मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। उसमें कांस्य मूर्ति, पाषाण मूर्ति और टेराकोटा की मूर्तियां, जिसे मृण मूर्तियां भी कहा जाता है। कांस्य मूर्ति की बात करते हैं तो पाल कालीन मौर्य कला की विशिष्टता तथा उत्कृष्टता की सूचक मानी जाती है कांस्य मूर्तियाँ। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सांचों की सहायता से ढलवा पद्धति द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अग्रभाग अत्यधिक अलंकृत, लेकिन पीछे का भाग अर्थात पश्च भाग सादा था। मुख्यतः धार्मिक प्रकृति की मूर्तियां होती थी, जिस पर हिंदू तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता था। हिंदू धर्म से प्रभावित मूर्तियां सूर्य, गणेश, विष्णु, बलराम, उमा महेश्वर आदि का निर्माण किया जाता था, लेकिन बौद्ध धर्म के मुकाबले हिंदू धर्म की मूर्तियां अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि शासक बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म की मूर्तियों में मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, मैत्रेयी आदि की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। कुकरीहार तथा नालंदा एवं सुल्तानगंज से बड़ी संख्या में बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त कांस्य मूर्ति बौद्ध की वो विश्व प्रसिद्ध है। इसकी कांस्य मूर्तियों की तुलना चोलकालीन नटराज मूर्तियों के सौंदर्य शास्त्र से की जाती है। महत्वपूर्ण मूर्तिकार उस समय के थे धीमन और वितपाल, जो कि धीमन का पुत्र था। ये धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पाषाण मूर्तियों की बात करते हैं। इनका निर्माण काले वैशाल पत्थर से हुआ था, जो कि मुंगेर तथा संथाल परगना से मंगाया जाता था। इनका निर्माण मुख्य रूप से हाथ से होता था। इसमें भी शरीर के अग्रभाग का अंकन होता था, परंतु पश्च भाग सपाट होता था। इसमें अत्यधिक अलंकरण, अत्यधिक श्रृंगार देखा जाता है। इसमें भी धार्मिक प्रभाव था। मुख्य रूप से बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव था, परंतु बौद्ध धर्म को प्रमुखता से दिखाया गया और वैष्णव एवं शैव मूर्तियों को बौद्ध धर्म के अधीन दिखाया गया। क्यों? क्योंकि शासक बौद्ध थे। देवताओं की मूर्तियों में भी नारी सुलभ कोमलता दिखती है। कामनीयता एवं सौंदर्यता पर अधिक बल दिया गया, जिसे माना जाता है कि गुप्तकालीन मूर्तियों से ये प्रभावित थी। पालकालीन प्रस्तर प्रतिमाएं नालंदा, राजगीर और बोध गया से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी देवी की मूर्ति, जो कि वेस्ट बंगाल से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं मृण मूर्तियों की, जो कि टेराकोटा की मूर्तियां कहा जाता है। पाल काल में मिट्टी कला अपने चरम स्तर पर पहुंची। पाल काल के दौरान टेराकोटा या मिट्टी के बर्तन को कलात्मक और आकर्षक आकार में विकसित किया गया। मुख्यतः सजावटी कार्यों में प्रयुक्त, विशेषकर दीवारों की सजावट में धार्मिक मुद्दों के चित्रण के साथ साथ कलाकारों ने सामान्य जीवन पर भी आधारित विषय को चुना। इसके अवशेष विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त होते हैं, जिसमें बुद्ध, बोधिसत्व के साथ साथ विष्णु, सूर्य, हनुमान, हिंदू देवताओं आदि का चित्रण था। पहाड़पुर बिहार से टेराकोटा की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो कि पाल कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। इनका प्रयोग दीवारों की सजावट हेतु किया जाता था। लकड़ी की तख्त पर बैठी स्त्री द्वारा दर्पण में स्वयं को निहारने का चित्रण पाल कला की रचनात्मक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अब बात करते हैं पालकालीन चित्रकला की। इसमें प्रमुख है पांडुलिपि चित्रण और भित्ति चित्रण। भित्ति मतलब दीवार पे चित्रण। पांडुलिपि चित्रण में को सबसे पहले देखते हैं। पाल काल को
भारत में चित्रकला के लघु रूप का संस्थापक माना जाता है और उन्होंने पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना की। विषय वस्तु को विस्तार देने के लिए तथा सजावट के उद्देश्य से पांडुलिपि चित्रकारी की जाती थी। ये मुख्यतः तारपत्रों पेन का चित्रण होता था। इनमें बुद्ध के जीवन दृश्यों के साथ साथ महायान संप्रदाय के देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाता था। इन चित्रों में प्रयुक्त प्राथमिक रंग थे लाल, नीला, काला और सफेद। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, नाजुक और तंत्रिका रेखाएं, कामुक, लालित्य आदि इसकी पहचान है। इसके प्रमुख चित्रकार थे धीमा और बीतपाल, जो कि मूर्तिकार भी थे। नालंदा, ओदंतपुरी और विक्रमशिला, सोमपुरा जैसे बौद्ध केंद्रों से बौद्ध विषयों से संबंधित तार के पत्रों पर बड़ी संख्या में पांडुलिपियों की रचना तथा बौद्ध छवियों की सजावट से जहां से छात्रों तथा तीर्थयात्रियों द्वारा उन्हें नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों में ले जाया गया। उदाहरण के लिए अष्टसहस्रिका और प्रज्ञापारमिता, पंचरक्ष ये प्रमुख पांडुलिपियां हैं। अष्टसहस्रिका पे बौद्ध तांत्रिक कला का प्रभाव भी दिखता है। वर्तमान में ये कैम्ब्रिज संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट बात करते हैं भित्ति चित्रण की। भित्ति चित्रण में महाविहार, चैत्य मंदिरों और संरचनाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रण किया जाता था। इसमें प्रमुख रूप से पशु, पक्षी, मानव, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता था। पाल शैली में भित्ति चित्रण प्रकृतिवादी था, जिसमें समकालीन कांस्य और पाषाण मूर्तियों के आदर्श आकार के साथ साथ अजंता की शास्त्रीय कला भावना को भी उजागर करती है। अजंता और बाघ चित्रकला का प्रभाव देखा जा सकता है इनमें, क्योंकि दोनों में समान चित्र बनाने की विधि का प्रयोग किया गया है। सराय टीला, नालंदा से प्राप्त चित्र पाल भित्ति चित्रण के सर्वोत्तम नमूनों में से एक है। इस पेंटिंग में एक महिला को दर्पण में श्रृंगार करते हुए दिखाया गया है, जो तत्कालीन समय में मानवीय भावनाओं और कला दोनों को दर्शाता है। अन्य उदाहरण औरंगाबाद से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में अधिकतर कलाकृतियां हालांकि फीकी पड़ गई हैं, परंतु फिर भी हाथी, घोड़े, नर्तक, बोधिसत्व जैसी कुछ छवियां अभी भी देखी जा सकती हैं। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण माना जाता है। इसके कारण को हम देखते हैं, क्योंकि विभिन्न मठ जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला आदि बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र थे, जो कि उसी समय निर्मित हुए थे। कला और स्थापत्य पर बौद्ध प्रभाव दिखता है, जैसे बांग्ला छतें, मंदिर में बौद्ध स्तूप जैसी छतें। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। गौड़ के शासक शशांक द्वारा नष्ट किए गए बौद्ध स्थानों का पुनरुद्धार किया गया। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक को नालंदा विहार निर्माण का अनुमति दी गई। पाल राजवंश भारत का अंतिम प्रमुख राजवंश था, जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म को राजकीय समर्थन प्राप्त हुआ। पाल वंश के पतन के बाद भारत में बौद्ध धर्म का तीव्र पतन हो गया। अब हम बात करते हैं पाल कला के आलोचनात्मक विश्लेषण की। कुछ कला समीक्षकों द्वारा निम्न बिंदुओं पर पाल कला की आलोचना की गई है, जो कि जिसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इनमें पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें नवीनता का अभाव है तथा स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला के क्षेत्र में पूर्व प्रचलित जो तत्व थे उन्हीं का दोहराव देखा जाता है। इसी की वजह से इसकी आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए मूर्तिकला, मथुरा एवं गंधार कला, जो कि मौर्योत्तर काल से है, गुप्त काल का प्रभाव देखा जा सकता है। चित्रकला में भी भित्ति चित्रण पर अजंता, एलोरा आदि शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक अलंकरण की उपस्थिति, जिसके कारण मूर्तियों पर कृत्रिमता का प्रभाव अधिक दिखता है और सहज सौंदर्य का जो भाव है वो कम हो जाता है। प्राकृतिक जीवंतता एवं स्वाभाविकता खंडित और कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है पूर्णता का भाव, क्योंकि इन मूर्तियों में अग्रभाग का अंकन किया गया था और पृष्ठभाग सपाट थे, तो पूर्णता कम दिखती है इनमें। वास्तुकला सामान्यतः ईंट निर्मित है, जिससे वर्तमान में अस्थायित्व और उपलब्धता कम है, उनके अवशेष कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि ईंट जो है वो नष्ट हो जाते हैं कई। पाल कला में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं की अपेक्षा धार्मिक पहलुओं को अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। तो इन आधार पे कला समीक्षकों द्वारा पाल कला की आलोचना की जाती है, परंतु इसकी समीक्षा क्या है देखते हैं। पाल कला में विविध पक्षों में नवीनता के अभाव के बावजूद
कला के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक विकास, जिससे राजकीय तथा आम जनजीवन का सराहनीय समावेश दिखता है। इस अवधि को बंगाल के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, जिसके पीछे पालों की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ कला और वास्तुकला का विकास एक प्रमुख कारण है। तो चाहे इसकी जितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन इस आधार पे उसकी प्रशंसा की जा सकती है कि उन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, साथ ही साथ कला के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया पर भी उनका प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि तिब्बत का फर्स्ट महाविहार उदंतपुरी स्थापत्य कला पर आधारित था, तो इसके महत्व का प्रमाण है। तो ये हो गई पाल कला की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चंस किए जाएं मेंस के, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।